मान लीजिए किसी परिवार में पैसों की अचानक बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। बेटी की हायर एजुकेशन के लिए फीस भरनी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, और परिवार के पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो उनके नाबालिग बच्चे के नाम पर है। बिल्कुल। अब एक आम सोच तो यही कहती है कि माता पिता अपने बच्चे की भलाई के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं ना, आखिर वो उसके नेचुरल गार्डियन है। बिल्कुल, पहली नजर में तो यही लगता है। लेकिन कानून की दुनिया में जो चीजें सीधी दिखती हैं उनमें अक्सर कई पेच होते हैं, और आज हम इन्हीं पेचों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या माता पिता वाकई अपने नाबालिग बच्चे की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? और अगर हाँ, तो उसके नियम और शर्तें क्या हैं? और ये सवाल बहुत अहम है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ बेहद मजबूत कानूनी स्रोत हैं। सबसे अहम है हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956, मतलब द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ऑफ 1956। इसके साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही दिलचस्प फैसलों को भी खंगालेंगे, जिसमें 2025 का एक बिल्कुल ताज़ा फैसला भी है जिसने इस पूरे मामले को एक नया एंगल दिया है। जी, वो फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि एक गार्डियन के अधिकार कहाँ खत्म होते हैं, कानून तोड़ने के नतीजे क्या हो सकते हैं, और सबसे जरूरी, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी मेहनत की कमाई न डूबे। तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया में उतरते हैं। तो सबसे पहले उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक आम धारणा तो यही है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा फैसला लेते हैं, तो फिर कानून को बीच में आकर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आप कोर्ट की इजाजत के बिना अपने ही बच्चे की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते? इसके पीछे क्या सोच थी? ये सवाल ही इस पूरे कानून की जड़ है। देखिए, कानून ये मानकर नहीं चलता कि माता पिता हमेशा गलत होते हैं, बल्कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बच्चे के हितों को कोई भी चीज नजरअंदाज ना कर सके, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। इसी सोच के साथ हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 और खास तौर पर उसका सब सेक्शन 2 बनाया गया। धारा 8 सबसेक्शन 2। जी, ये धारा बहुत साफ लफ्जों में कहती है कि कोई भी नेचुरल गार्डियन यानी माता पिता वो कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना बच्चे की किसी भी अचल संपत्ति को ना तो बेच सकता है, ना उसे मॉर्गेज यानी गिरवी रख सकता है, ना ही गिफ्ट या एक्सचेंज कर सकता है। अच्छा, इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी को 5 साल से ज्यादा के लिए या बच्चे के बालिग होने के 1 साल बाद तक की अवधि के लिए लीज पर भी नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये प्रक्रिया थोड़ी अव्यावहारिक नहीं है? मान लीजिए किसी परिवार को इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है, तो क्या उनके पास महीनों तक कोर्ट की कार्यवाही का इंतजार करने का समय होगा? ये तो बच्चे की भलाई के खिलाफ भी जा सकता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक प्रैक्टिकल समस्या हो सकती है, लेकिन कानून बनाने वालों ने दूर की सोची। उन्होंने देखा कि कई मामलों में गार्जियन अपनी आर्थिक तंगी, अपने कर्ज चुकाने या कभी-कभी तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बच्चे की प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जिसका बच्चे के भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। तो कोर्ट एक तरह से फिल्टर का काम करता है। वो ये पक्का करता है कि बिक्री का कारण वाकई में बच्चे के हित में है या नहीं। और कोर्ट किन आधारों पर यह तय करता है? क्या वो हर अर्जी को मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं, कोर्ट सिर्फ 2 ही मजबूत आधारों पर इजाजत देता है। पहला है नाबालिग की जरूरत, नेसेसिटी, जैसे बच्चे की पढ़ाई का खर्च, किसी गंभीर बीमारी का इलाज या कोई ऐसी बुनियादी जरूरत जिसे टाला नहीं जा सकता। और दूसरा आधार है नाबालिग का स्पष्ट लाभ, एविडेंट एडवांटेज। स्पष्ट लाभ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि उस सौदे से बच्चे को कोई साफ और सीधा फायदा हो रहा हो। मिसाल के तौर पर, शहर से दूर पड़ी एक बंजर जमीन बेचकर शहर के अंदर एक ऐसा फ्लैट खरीदना जिससे किराया आ सके और बच्चे की पढ़ाई का खर्च निकल सके। इन 2 शर्तों के बाहर कोर्ट आमतौर पर इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो ये साफ है कि कोर्ट की इजाजत एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। लेकिन हम जानते हैं कि लोग नियम तोड़ते हैं। मान लीजिए कोई गार्जियन इस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देता है, वो न कोर्ट जाता है, न इजाजत लेता है और सीधे सीधे प्रॉपर्टी बेच देता है, तो उस सौदे का क्या होगा? क्या वो शुरू से ही गैर कानूनी, मतलब अवैध माना जाएगा? और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कानून की भाषा में ऐसी बिक्री शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती? नहीं, वो शून्य करणीय होती है, वॉइडेबल। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके कानूनी नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मिनट, शून्य और शून्य करणीय,
ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। शून्य या वॉइड का मतलब है एक ऐसा सौदा जिसका कानून की नजर में कोई वजूद ही नहीं है, वो शुरू से ही अवैध है, जैसे कि वे कभी हुआ ही ना हो। ओके। लेकिन शून्य करणीय या वॉइडेबल का मतलब है कि सौदा तब तक पूरी तरह से वैध और कानूनी माना जाएगा जब तक कि वो व्यक्ति जिसे इसे रद्द करने का अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल न कर ले। तो आप कह रहे हैं कि सौदा गैर कानूनी तरीके से होने के बावजूद भी तब तक पूरी तरह से कानूनी माना जाएगा जब तक बच्चा खुद बड़ा होकर उसे रद्द न कर दे। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टी के खरीदार के सिर पर तो सालों तक एक तलवार लटकी रहेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। सौदा हो जाता है, खरीदार पैसे दे देता है, शायद उस जमीन पर घर भी बना ले, लेकिन असली पावर उस नाबालिग बच्चे के हाथ में होती है। जिस दिन वो 18 साल का होता है, कानून उसे एक विकल्प देता है। वो चाहे तो उस बिक्री को स्वीकार कर ले और चुप रह जाए, या फिर उसे चुनौती देकर रद्द करवा सकता है। फैसला पूरी तरह से उसका होता है। और ये फैसला लेने के लिए उसके पास कितना समय होता है? क्या वो 40 साल की उम्र में आके कह सकता है कि 25 साल पहले हुआ सौदा मुझे मंजूर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक समय सीमा है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के मुताबिक बालिग होने के 3 साल के भीतर उसे ये कदम उठाना होता है। अच्छा, बस 3 साल? हाँ, यानी 18 साल का होने के बाद से लेकर 21 साल का होने तक। अगर वो इस 3 साल की अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करता, तो कानून ये मान लेता है कि उसने उस सौदे को अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। फिर वो उसे चुनौती नहीं दे सकता। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखते हैं कि असल में जब ऐसे मामले कोर्ट में पहुंचते हैं तो क्या होता है। हमारे स्रोतों में 2025 के एक ताज़े सुप्रीम कोर्ट केस का जिक्र है। उस मामले में क्या हुआ था? हाँ, ये केस शिवप्पा बनाम के नीलम्मा का मामला है, जिसका फैसला 7 अक्टूबर 2025 को आया। ये एक लैंडमार्क फैसला है। हुआ ये था कि एक पिता ने बिना कोर्ट की इजाजत के अपने दोनों नाबालिग बेटों के हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी। ये धारा 8 का साफ साफ उल्लंघन था। अब सालों बाद जब वो दोनों बेटे बालिग हुए तो उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखा किया। उन्होंने उस बिक्री को रद्द करवाने के लिए कोर्ट में कोई सीधा मुकदमा दायर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बस उसी प्रॉपर्टी को जो उनके पिता ने पहले बेची थी, किसी तीसरे व्यक्ति को दोबारा बेच दिया। 1 मिनट, मतलब उन्होंने केस नहीं किया बल्कि बस जाकर अपनी ही जमीन दोबारा किसी और को बेच दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफी है। ये तो कानून को अपने हाथ में लेने जैसा लगता है, पर एक तरह से बहुत स्मार्ट भी है। बिल्कुल, यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब ये मामला लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि बालिग हो चुके बच्चे का ये कदम, यानी प्रॉपर्टी को दोबारा बेचना, ये पहली बिक्री को अस्वीकार करने का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत संकेत है। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि अपनी असहमति जताने के लिए हमेशा एक अलग से मुकदमा दायर करना ही अनिवार्य नहीं है। अगर आपका आचरण, आपका कंडक्ट साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि आप उस पुराने सौदे को नहीं मानते, तो उसे भी कानूनी मान्यता मिलेगी। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि उन बच्चों को अपने अधिकार के लिए सालों तक चलने वाली लंबी कानूनी लड़ाई के पहले चरण से मुक्ति मिल गई। उनके एक एक्शन ने ही उनकी नीयत साफ कर दी। इस फैसले ने तो नाबालिगों के लिए अपने अधिकार वापस पाना बहुत आसान कर दिया होगा। काफी हद तक, हाँ। इसने प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया है। इससे पहले की धारणा यही थी कि आपको बाकायदा कोर्ट जाकर उस सेल डीड को रद्द करवाने का मुकदमा करना ही होगा, लेकिन इस फैसले ने एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया है। वैसे इसी तरह का एक और पुराना मामला है सरोज बनाम सुंदर सिंह, जिसमें एक मां ने अपनी बेटियों की प्रॉपर्टी बिना इजाजत के बेच दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए फिर से यही स्थापित किया था कि बच्चे का हित सबसे ऊपर है। सही है। तो कोर्ट का रुख इस मामले में हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। अब तक की बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि अगर प्रॉपर्टी नाबालिग की अपनी यानी व्यक्तिगत संपत्ति है तो नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जहां गार्जियन बिना कोर्ट की अनुमति की प्रॉपर्टी बेच सकता है? क्या इस सख्त नियम का कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन भी है? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी और बारीक अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब तक हम जिस धारा की 8 की बात कर रहे थे वो नाबालिग की व्यक्तिगत या अलग संपत्ति पर लागू होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी पे। जी, यानी वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के नाम पर है, चाहे उसे विरासत में मिली हो या गिफ्ट में। लेकिन एक दूसरी तरह की संपत्ति भी होती है जिसे संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अविभक्त हिस्सा कहते हैं, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ओके, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में
संयुक्त हिंदू परिवार में प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की मानी जाती है। हर सदस्य का उसमें एक अविभक्त यानी अनडिवाइडेड हिस्सा होता है। अब कानून ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी इस तरह की है यानी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो उस पर धारा 8 के नियम लागू नहीं होते। अच्छा, तो उस मामले में क्या नियम लागू होता है? उस मामले में परिवार का कर्ता यानी मुखिया बिना कोर्ट की इजाजत के भी प्रॉपर्टी बेच सकता है, जिसमें नाबालिग का हिस्सा भी शामिल है। लेकिन यहां भी 2 शर्तें हैं। वो ऐसा सिर्फ कानूनी जरूरत लीगल नेसेसिटी के लिए कर सकता है, जैसे परिवार का कोई पुराना कर्ज चुकाना या फिर परिवार के लाभ बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए, जैसे परिवार के लिए कोई बेहतर संपत्ति खरीदना। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण बाल बनाम श्रीधर बाल जैसे कई केसों में इस स्थिति को साफ किया है। तो ये तो बहुत बड़ा अपवाद है। मतलब अगर प्रॉपर्टी बच्चे के नाम है तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पूरे परिवार की है और कर्ता बेच रहा है तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, बस वजह सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसलिए किसी भी सौदे में सबसे पहले यही देखना होता है कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। क्या वो बच्चे की सेपरेट प्रॉपर्टी है या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। दोनों के लिए नियम और नतीजे बिल्कुल अलग हैं। ये सब समय के बाद मेरे मन में पहला सवाल ये आ रहा है कि अगर मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सालों बाद कोई आके मेरा सौदा रद्द न करवा दे। एक खरीदार के तौर पर सबसे बड़ी सीख क्या है? खरीदार के लिए सिर्फ एक ही सलाह है, एक्सट्रीम कॉशन यानी अत्यधिक सावधानी बरतें। ड्यू डिलिजेंस की। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें किसी नाबालिग का हिस्सा है तो ये सुनिश्चित करना आपकी यानी खरीदार की जिम्मेदारी है कि बेचने वाले ने कोर्ट से पहले इजाजत ली है या नहीं। और ये मैं कैसे सुनिश्चित कर सकती हूँ? क्या सिर्फ बेचने वाले के भरोसे पर यकीन कर लूं? कभी नहीं। आपको विक्रेता से कोर्ट के उस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मांगनी चाहिए जिसमें बिक्री की इजाजत दी गई हो। उस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें, देखें कि क्या कोर्ट ने उसी प्रॉपर्टी को बेचने की इजाजत दी है जिसे आप खरीद रहे हैं। अगर विक्रेता ऐसा कोई भी दस्तावेज देने में आनाकानी करता है या बहाने बनाता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उस सौदे से तुरंत पीछे हट जाना ही समझदारी है। बिल्कुल। सोचकर देखिए, आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पर घर बनाते हैं और 10-15 साल बाद वो नाबालिग बच्चा बालिग होकर आता है और एक एप्लीकेशन से आपकी पूरी बिक्री ही रद्द करवा देता है। उस स्थिति में आपका पूरा निवेश डूब सकता है। इसलिए ये थोड़ी सी शुरुआती सावधानी आपको भविष्य के एक बहुत बड़े कानूनी और वित्तीय संकट से बचा सकती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कानून नाबालिगों के संपत्ति अधिकारों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। ये संरक्षकों की जिम्मेदारियों और बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाता है। ये माता पिता को मनमानी करने से रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी फैसला बच्चे के सबसे अच्छे हित में ही लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और अदालतों ने भी, जैसा कि हमने 2025 के उस ताज़ा फैसले में देखा, लगातार इस सिद्धांत को और मजबूती दी है। कोर्ट ने प्रक्रिया को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाकर नाबालिग के अधिकारों को असल में लागू करने लायक बनाया है। ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। ये सब बिल्कुल सही है। कानून सुरक्षा तो देता है, लेकिन ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है जिसमें हमें सोचना चाहिए। ये कानून नाबालिग को संरक्षक के गलत फैसलों के बुरे नतीजों से तो बचाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करे कि नाबालिग की संपत्ति का केवल बचाव ही ना हो, बल्कि उसके बेहतर भविष्य के लिए उसका सक्रिय रूप से प्रबंधन भी हो? मतलब कानून नुकसान होने से तो रोक देता है, लेकिन क्या ये बच्चे के हित में संपत्ति के पॉजिटिव विकास को यानी उसकी ग्रोथ को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करता है? हम प्रॉपर्टी को एक तरह से फ्रीज कर देते हैं ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन क्या हम ये भी पक्का कर पा रहे हैं कि उस फ्रीज की भी संपत्ति का सबसे बेहतर इस्तेमाल हो रहा है? शायद नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा कानूनी सिस्टम अभी भी तलाश रहा है।